हो ना पक्का यार। चंचल चलिए, कल कुछ हम लोग क्या पढ़े थे? मनोविज्ञान के संप्रदाय पढ़े थे क्या? हम लोगों ने कल पढ़ा था क्या? मनोविज्ञान के संप्रदाय। बता सकते प्रवर्तक कौन कौन है? पहला संप्रदाय हमने क्या पढ़ा था? संरचना संरचनात्मक संरचनात्मक संप्रदाय। दूसरा संप्रदाय क्या था? समग्रता। समग्रता को और किस नाम से जाना जाता है? गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद कहा जाता है। समग्रता को और क्या कहा जाता है? गेस्टाल्टवाद कहा जाता है। यहां से अधिकांश एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या पढ़े थे हम लोग? संज्ञानात्मकता। संज्ञानात्मकता। ठीक है, चौथा क्या था हमारा? मनोविश्लेषणात्मक। चौथा क्या था? मनोविश्लेषणात्मक। मेरे क्लास में डेली पढ़ के आना है भाई। मनोविश्लेषणात्मक। ठीक। पांचवा क्या था? मानवतावाद। पांचवा क्या था? मानवतावाद। और छठवा क्या था? प्रकार्यवाद। छठवा क्या था? व्यवहारवाद बताया था। चलिए ठीक, व्यवहारवाद। व्यवहारवाद। और सातवां था आपका क्या? प्रकार्यवाद। सातवां क्या था? प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद। ठीक है, ये दोनों का स्वरूप कैसा है? प्रत्यक्षीकरण है। ये दोनों का स्वरूप कैसा है? प्रत्यक्षीकरण है। ठीक है, दोनों का स्वरूप कैसा है? प्रत्यक्षीकरण स्वरूप है। चलिए, तो सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है ना, संरचनावाद। संरचनात्मकता जो है ये संप्रदाय है, इसके है ना प्रवर्तक कौन है? तो कौन है प्रवर्तक? वुंट है। कौन है? वुंट। अब वुंट व कौन है? टीचनर। तो नाम याद रखेगा, वुंट व टीचनर संरचनात्मकता के क्या है? ये प्रवर्तक है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। जब भी हम लोग को मापन विधि, शिक्षण मापन विधियां जो चलती है ना, तो वो उसमें इसका प्रयोग होता है। समग्रता या गेस्टाल्टवाद कौन है इसके? वर्दीमर। वर्दीमर भी लिखते हैं, वर्थीमर भी लिखते हैं, ध्यान में रखेगा। वर्दीमर या वर्थीमर, तो दोनों याद रखेगा। वर्थीमर भी लिखा जाता है, किसी किसी किताब ने इसे क्या लिखा है? वर्थीमर लिखा है। तो याद रखेगा, सर्वप्रथम किसने दिया है? वर्दीमर, वर्थीमर या वर्थीमर। ये तीनों एक ही है, कोई अलग नाम नहीं है। लिखने का तरीका क्या है? अलग अलग है। ठीक है, चलिए, और कौन बताया था मैं? और कौन थे? कोहलर। कोहलर और लेविन। और कौन थे? लेविन। लेविन के अलावा एक और बताया था मैं। बस तीन ही बताए थे। हाँ, चलिए। संज्ञानात्मकता कौन बताया था? जीन प्याजे। जीन प्याजे। संज्ञानात्मकता के कौन है? जीन प्याजे। और कौन थे? ब्रूनर। और कौन थे? ब्रूनर। मनोविश्लेषणात्मकता कौन है? कौन थे मनोविश्लेषणात्मकता? फ्रायड। फ्रायड और जूंग। फ्रायड, जूंग और एडलर। और कौन थे? एडलर। फ्रायड, जूंग और एडलर। मानवतावाद मौसले और मौस्लो और मुर्रे। मौस्लो और मुर्रे। मौस्लो और मुर्रे, याद रखेगा। व्यवहारवाद के कौन है? कौन है? पावलाव, वाटसन, स्किनर, ये सब है। पावलाव, वाटसन, स्किनर, ये सब लोग है। पावलाव, वाटसन, स्किनर। प्रकार्यवाद के कौन बताया था मैं? प्रकार्यवाद के कौन थे? हाँ, जेम्स और डीवी और एंजिल। जेम्स, डीवी और एंजिल। एंजिल। ठीक है, ये लोग कहां से थे सब? है ना, प्रकार्यवाद। और ये इनका जो यूनिवर्सिटी था, अध्ययन किया था इन्होंने कोलंबो में किया था। ठीक है, अमेरिका के कोलंबो में। दूसरा कनाडा का आता है, तो ये अलग अलग है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। यहां से काफी सारे क्या बनते हैं? इनके प्रवर्तक के प्रश्न बनते हैं। कल मैं प्रश्न कराया था, आज भी मैं प्रश्न कराऊंगा। ठीक है, तो इस टॉपिक से
ज्यादातर प्रश्न ही हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इतना याद कर लिए क्या आप लोग, ठीक है ना। डेली अटेंडेंस होगा, जिन लोग ऑनलाइन एडमिशन लिए हैं उनको ऑनलाइन ही रहेगा, और जिन लोग है ना ऑफलाइन एडमिशन लिए ऑफलाइन ही आना है उनको, ठीक, क्योंकि कल से हाँ जनक करके, जैसे इसमें नाम आएगा किसका, वुंड का, इसमें किसका नाम लिखना है, वुंड, इसमें किसका नाम आएगा, वर्दीमार, इसमें किसका नाम आएगा, जीन पियाजे, ये कौन है, फ्रायड, मॉस्लो, सब तो नाम लिखा हूं जी। इसमें आता है किसका, वाटसन, इसमें किसका आता है, वाटसन, और इसमें नाम आ जाएगा किसका, एंजिल का। अगर प्रवर्तक के नाम पे सीधा केवल एक ही नाम जनक पूछा जाए तो ये नामों को आपको हाईलाइट करना है, यही लोग है इसके क्या, जनक। जनक कहने का मतलब इन्होंने पहले बताया, इन्होंने इसके बारे में क्या किया है, पहले बताया है। वुंट ने, वर्दीमर ने, जीन पियाजे, फ्रायड, मॉस्लो, वाटसन, एंजिल, बार बार नाम को पढ़िए आप, बार बार, एक बार में नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं, बार बार पढ़ेंगे अपने आप चीजें खत्म होती जाएगी, ठीक है। चलिए अगला बात करेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है, ठीक। तो इसे अच्छे से याद करिएगा, और जिनको याद नहीं है समझ जाइए आप लोग कंपटीशन से क्या हो, बाहर, सीधी सी बात है, क्योंकि ये घटना घट चुकी है, ये घटना घट चुकी है, ठीक, ध्यान में रखिएगा। आगे बताऊंगा, ये भी आएगा। चेतना के बारे में बस ये बताया था, और एक इसमें ऐसा नहीं है, आधुनिक इसलिए माना गया क्योंकि उन्होंने प्रयोगशाला में इसके बारे में प्रयोग किया था, मैं कहानी भी शायद बताया था, है ना। तो उसके ऊपर है, डिपेंड करता है आपके ऑप्शंस क्या है और किस परिस्थिति में लिया जा रहा है। जैसे कि अगर मैं बोलेंगे शिक्षा मनोविज्ञान, मनोवैज्ञानिक किसे कहा जाता है, किसे कहते हैं, थार्नडाइक को कहते हैं, पक्का, हा? और मैं टॉलमैन का नाम दे दिया तो, टॉलमैन का नाम दे दिया तो मैं, वो भी है। तो डिपेंड किस पे कर रहा है, ऑप्शन पे। भाई टॉलमैन ने भी प्रयास किया था, थॉर्नडाइक ने भी प्रयास किया था, और आपके जुड ने भी प्रयास किया था, ये बहुत सारे नाम है जिन लोगों ने एक साथ मिलकर क्या किया था, इसको प्रयास किया था। पर ऑप्शन में किनका नाम आ रहा है ना, मैक्सिमम वहां कुछ कुछ जगहों पे वही डिपेंड करेगा, ठीक है। तो मल्टीपल नाम आते हैं वहां पे ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लिखेगा शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। अच्छा मनोविज्ञान तो हो गया, मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार, मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का विज्ञान है। कितने चरण है मनोविज्ञान के, मनोविज्ञान विकास के कितने चरण हैं, मनोविज्ञान विकास के, केवल इसकी बात कर रहा हूं मैं, मनोविज्ञान विकास के चरण। अगर आपको ऐसा प्रश्न पूछेगा मनोविज्ञान विकास के चरण बताइए, तो कितने चरण है जी, गजब बात है, अभी तो बताया कितने चरण है, आत्मा, आत्मा के बाद, आत्मा के बाद मन, मन के बाद चेतना, और चेतना के बाद व्यवहार, यही तो है जी, यही तो है ना। मनोविज्ञान विकास के चरण कितने हैं, 4 है, याद रखना है, आत्मा, मन, चेतना और व्यवहार। आधुनिक क्या है ये, आधुनिक मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार है। आदि मनोविज्ञान किसे कहा जाता है, आत्मा का अध्ययन, आदि, आदि मतलब प्रारंभ, तो शब्दों के साथ बहुत खेला जाता है, याद रखिएगा। आदि मनोविज्ञान मतलब आत्मा, है ना, प्रारंभ मतलब व्यवहार, सॉरी आधुनिक मतलब व्यवहार। आधुनिक में मनोविज्ञान क्या है, तो वो व्यवहार का विज्ञान या व्यवहार का अध्ययन, वही क्या है, मनोविज्ञान है। केलर, केलर महोदय ने क्या बताया, अरस्तु को बताया, केलर महोदय ने किसको बताया, अरस्तु को माना है, क्या माना है उन्होंने, मनोविज्ञान के जनक। तो किसी किसी लोगों ने माना भी है, बताया था मैं, यूनिवर्सल कोई चीजों को मानता भी है, बाद में उसे क्या करते हैं, झुठलाते भी है कि नहीं ये मान्यता नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अलग है। चलिए ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है ये बता सकते हैं, सबसे पहले याद रखिएगा वर्ष 1900, वर्ष 1900, 1900 में क्या हुआ है आपका, सबसे पहले, है ना,
शिक्षा मनोविज्ञान का दृष्टिकोण है। शिक्षा मनोविज्ञान के दृष्टिकोण का क्या हुआ? उत्पत्ति हुआ। दृष्टिकोण का उत्पत्ति हुआ। सबसे पहले इसे ध्यान में रखिएगा। शिक्षा मनोविज्ञान के दृष्टिकोण का क्या हुआ? उत्पत्ति हुआ 1920 में। 1920 में इसका क्या किया गया? स्पष्टीकरण किया गया। इसका क्या किया गया? स्पष्टीकरण किया गया। किसने किया? किसने किया जी? थॉर्नडाइक ने। किसने किया? थॉर्नडाइक। और कौन है? जूड। और कौन है? जूड। और कौन है? टालमैन। और कौन है? टालमैन। इनके प्रयास से, इन सभी के प्रयास से, याद रखिएगा, इन सभी के प्रयास से क्या आया? क्या आया? शिक्षा मनोविज्ञान आया। क्या आया? शिक्षा मनोविज्ञान आया। तो याद रखेगा, सबसे पहले शब्द आया। कौन सा शब्द आया? शिक्षा मनोविज्ञान। कि मनोविज्ञान को भी किससे जोड़ा जा सकता है? शिक्षा से जोड़ा जा सकता है। ये विचारधारा सबसे पहले आया 1900 में। और इस बात को स्पष्टीकरण किन लोगों ने किया? थॉर्नडाइक, जूड, टॉलमैन, विचार करके है, और बहुत 3-4 नाम और मिलेंगे। ठीक है, याद रखेगा। पर सबसे पहले जो इस बारे में पूरा है ना, प्रथम शिक्षक जो माने जाते हैं वो किसको माने जाते हैं? थॉर्नडाइक को। किसको माने जाते हैं? थॉर्नडाइक को माने जाते हैं। तो याद रखिएगा, है ना, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन है? प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन है? तो क्या बताएंगे आप? मनोवैज्ञानिक कौन है? थॉर्नडाइक है। याद रखिए, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन है? तो क्या बताएंगे? थॉर्नडाइक। या शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, ये भी किसे माने जाते हैं? दोनों का आंसर क्या हो जाएगा? थॉर्नडाइक हो जाएगा। थॉर्नडाइक हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब थोड़ा सा यहां पे भी आप लोग कई सारे प्रश्न कर सकते हैं। क्या सबसे पहले थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में बताया? क्या सबसे पहले इन्होंने बताया? नहीं। सबसे पहले बताया किसने? रूसो साहब ने। किसने बताया है? रूसो साहब ने बताया। मतलब इस शब्द का जो स्पष्टीकरण किया किसने? थॉर्नडाइक ने। शब्द का स्पष्टीकरण किया। कौन सा शब्द? शिक्षा मनोविज्ञान। पर शिक्षा मनोविज्ञान का दृष्टिकोण का सूत्रपात किसने किया है? रूसो ने किया है। उन्होंने इसको स्पष्ट नहीं कर पाया, पर उन्होंने सूत्रपात किया। किसने? रूसो ने। इस बारे में प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान मतलब सबसे पहले बताने वाले कौन? थॉर्नडाइक। प्रतिपादन किसने किया है ना शिक्षा मनोविज्ञान का? रूसो ने। किसने किया है? रूसो ने। तो आप लिख सकते हैं इनका नाम। सर्वप्रथम शिक्षा मनोविज्ञान का क्या किया इन्होंने? सूत्रपात किया। ठीक है, तो वो कौन है? रूसो। और रूसो ने इसके बारे में क्या किया? परिभाषित किया। रूसो ने इसके बारे में एक बात कहा, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? तो क्या है? तो इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान ने बताया क्या? बालक क्या है? एक पुस्तक है। बालक क्या है? एक पुस्तक है। तो ध्यान में रखिएगा, चित्र बनाइएगा थोड़ा सा। मैंने क्या क्या बताया? शिक्षा मनोविज्ञान की सबसे पहली संकल्पना कब हुआ? 1900 में। स्पष्टीकरण कब हुआ? 1920 में। किसने किया स्पष्टीकरण? थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक और जूड टॉलमैन। थॉर्नडाइक, जूड टॉलमैन, इन्होंने किया। पर सबसे पहले इसका सूत्रपात किसने किया था? रूसो ने किया था। और रूसो साहब ने इसके बारे में क्या बताया? रूसो ने इसके बारे में बताया, बालक क्या है? बालक एक क्या है जी? पुस्तक है। बालक एक क्या है? पुस्तक है। बालक एक क्या है? पुस्तक है। और प्रत्येक बालक को उसका क्या, प्रत्येक अध्यापक को उसका क्या करना चाहिए? अध्ययन करना चाहिए। ये किसने बताया? रूसो ने। पर ये इसको किससे नहीं जोड़ पाए? शिक्षा मनोविज्ञान से। किससे नहीं जोड़ पाए? शिक्षा मनोविज्ञान से नहीं जोड़ पाए। मतलब एक बालक को अगर शिक्षित करना है तो उसके बारे में हर चीज जानना जरूरी है ना। पर इसका स्पष्टीकरण कौन नहीं कर पाए? रूसो साहब नहीं कर पाए। किसने किया? थॉर्नडाइक ने। किसने किया? थॉर्नडाइक, जूड टॉलमैन। किसने? थॉर्नडाइक, जूड टॉलमैन ने किया है। तो बालक एक पुस्तक है। प्रत्येक
प्रत्येक अध्यापक को क्या करना चाहिए? इसका अध्ययन करना चाहिए। प्रत्येक अध्यापक को इसका अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, ये बात किसने कहा था? रूसो साहब ने। तब जाके किसका डेफिनेशन आया? तब जाके डेफिनेशन आया किसका? शिक्षा मनोविज्ञान। चलिए अब परिभाषा देखते हैं, इसका परिभाषा क्या है। किसका परिभाषा? शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान। तब जाके इसका क्या आएगा? अब परिभाषा आएगा। तो चलिए, किसी का परिभाषा जानते हैं आप? कल मैं एक नाम लिया था, शायद क्वेश्चन में भी कराया था, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में। फ्रोबर के बारे में बताया था शायद। क्या बताया था? फ्रोबेल करके। फ्रोबेल ने क्या कहा था जी? क्वेश्चन कराते कराते बताया था, है ना, शिक्षा क्या कर सकते हैं? हमारे आंतरिक गुणों को बाह्यतम प्रदर्शन करने के लिए क्या है? आवश्यक है। किसने बताया? फ्रोबेल ने। यह हमारे अंदर की शक्ति को क्या करना? जागृत करना। यह हमारे जन्मजात शक्ति को क्या करना? प्रदर्शित करना। ये सब कौन कर रहा है? फ्रोबेल कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? फ्रोबेल कह रहे हैं। तो ये सब किसके माध्यम से होगा? शिक्षा के माध्यम से ही होगा। किसके माध्यम से होगा? शिक्षा के माध्यम से। तो क्या बोला इन्होंने? आंतरिक शिक्षा, शिक्षा मनोविज्ञान से बालक के आंतरिक शक्ति का बाह्यतम क्या करना? बाह्यतम प्रदर्शन। आंतरिक शक्ति का क्या करना? बाह्यतम प्रदर्शन करना। या फिर बोल सकते हैं क्या? या फिर क्या बोल सकते हैं? जन्मजात शक्ति। या फिर क्या बोल सकते हैं? जन्मजात शक्ति को क्या करना? जन्मजात शक्ति का प्रदर्शन करना या निरूपित करना, दिखाना, उसको निरूपित करना। ये सब किसके माध्यम से जो है? किसके माध्यम से है? शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से संभव बताया। दूसरा, क्रो एंड क्रो। दूसरा याद रखिएगा किसका? क्रो एंड क्रो। क्या बोला इन्होंने? क्रो एंड क्रो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये भी। क्रो एंड क्रो कमेनियस ने भी बताया था। कमेनियस का भी बताया था कल। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है? क्या कहा है क्रो एंड क्रो ने? जन्म से वृद्धा अवस्था तक। कहां से? जन्म से वृद्धा अवस्था तक सीखने के अध्ययन का वर्णन और व्याख्या। अध्ययन का क्या जी? वर्णन व व्याख्या। यही क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है। इन्होंने कई सारी बातें कही। क्रो एंड क्रो ने क्या बोला? है ना, एक बालक गर्भावस्था से लेकर बुढ़ापे तक जब सीखता है किसी चीज के बारे में, वातावरण से अधिगम करता है, तो वही सब क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान। तो इसके लिए मूल शब्द है सीखने का अध्ययन। याद रखिएगा, है ना। क्रो एंड क्रो ने शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में क्या बताया? तो सीखने का अध्ययन कहा है। किसका? सीखने का अध्ययन। ये शब्द पहचानेगा, सीखने का अध्ययन। अगर आंतरिक बातें करेंगे, आंतरिक शक्ति की बातें करेंगे, तब किसके बारे में याद करना है आपको? फ्रोबेल। आंतरिक शक्ति की बात होगी तब किसके बारे में बात करना है? फ्रोबेल के बारे में बात करना है। रूसो ने किसके बारे में बात किया? पुस्तक। रूसो के लिए क्या याद रखना है? पुस्तक। तो ये कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको ऑप्शन में, है ना, सही आंसर ढूंढने में क्या करेंगे? मदद। तो रूसो मतलब पुस्तक, फ्रोबेल मतलब आंतरिक शक्ति, है ना, क्रो एंड क्रो मतलब सीखने का अध्ययन। क्रो एंड क्रो मतलब सीखने का अध्ययन। ठीक है। और किनका लिख सकते हैं? स्किनर ने क्या कहा है? हाँ, शिक्षा अनुभव व व्यवहार का क्या है? विज्ञान है। अनुभव व व्यवहार का क्या है? विज्ञान है। तो कल मैं कुछ कुछ बातें लिखा चुका था, वो डायरेक्ट रखेगा। अब है ना, और भी है बहुत सारा जो मेन जनरल एग्जाम में दिखा है मुझे, वही सब चीजों को हाईलाइट किया हूं मैं। ठीक है, चलिए। रोज मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, एक साथ नहीं बताऊंगा मैं। हर दिन थोड़ा थोड़ा कुछ चीजें हम लोग किसके माध्यम से करेंगे? क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे।
शिक्षा मनोविज्ञान। चलिए, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या क्या हो सकता है? शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र। क्षेत्र मतलब किन किन चीजों के बारे में अध्ययन किया जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान में? किन किन चीजों के बारे में अध्ययन किया जाएगा? बालक के बारे में। हाँ, तो पूरा तो बालक ही है। बालक के कुछ गुणों के बारे में अध्ययन किया जाएगा ना। तो बालक का क्या? हाँ बोलो ना जी। अब व्यक्तित्व, बालक का क्या? व्यक्तित्व, इसका क्या किया जाएगा? अध्ययन किया जाएगा। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या है? अलग है। तो किस प्रकार अलग है? एक तो बालक का क्या पढ़ेंगे हम? व्यक्तित्व। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या है? अलग है, तो व्यक्तिक भिन्नता। व्यक्तिक क्या हो जाएगा? भिन्नता हो जाएगा, व्यक्तिक भिन्नता। और एक बालक किस प्रकार से क्या कर रहा है जी? बालक में क्या हो रहा है? विकास, विकास व वृद्धि। विकास और क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। वातावरण का क्या? प्रभाव। वातावरण का क्या? प्रभाव। वातावरण प्रभाव। तो एक बालक में वातावरण का क्या है? प्रभाव कैसा हो रहा है? वंशानुगत प्रभाव। वातावरण भी आ जाएगा और क्या जाएगा? वंशानुगत प्रभाव। क्या मापन करते हैं इसमें? इसमें तो सबसे जरूरी क्या है? मापन व मूल्यांकन। मापन व क्या है? मूल्यांकन। तो यही सब काम तो होता है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है? तो ये वैज्ञानिक पद्धति है, उस प्रकृति का। और वैज्ञानिक प्रकृति में हर चीज का निरीक्षण होता है। तो किस चीज का निरीक्षण होगा? उसके व्यक्तित्व का। उसका व्यक्तित्व दूसरे व्यक्ति से कैसे अलग है, उनका कितना विकास हो रहा है, ये पढ़ना है। ठीक है, वातावरण से क्या प्रभाव पड़ रहा है और वंशानुगत से क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, इसके अलावा उसका मापन और मूल्यांकन है ना, मापन और मूल्यांकन। मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, ये सब चीज का अध्ययन होता है। मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन होता है। और बहुत सारा लिख सकते हो आप लोग। और बालक के बारे में क्या क्या देखते हैं? शारीरिक स्वास्थ्य का भी अध्ययन होता है। बिल्कुल होता है, शारीरिक स्वास्थ्य। और बस हो गया जी। एक बालक के हिसाब से क्या किया जाता है? पाठ्यक्रम निर्धारण। तो इसके लिए भी बहुत जरूरी है ना शिक्षा मनोविज्ञान जी। एक बालक है तो उसके हिसाब से क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए? बदलते हैं, अलग अलग वर्ग के लोगों के लिए अलग अलग क्या होता है? पाठ्यक्रम होता है। और क्या होता है? क्या शिक्षण विधि समान होता है सबके लिए? शिक्षण विधियां। और क्या है? शिक्षण विधियां, शिक्षण विधियां। ठीक है, तो ये सब क्या है आपके? शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र है। मतलब एक बालक को पकड़ो आप, एक बालक के क्या क्या चीजों के बारे में हमको अध्ययन करना है, यही हमारा विषय है। तो सिंपल सा समझिएगा, बहुत आसान होता है। एक बालक है मान के चलिए ये, तो इस बालक के बारे में क्या देखेंगे? बालक कैसे काम कर रहा है। तो जब काम कर रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, तो या तो वो पढ़ पाएगा। तो इसका बुद्धि का भी अध्ययन, बुद्धि भी लिख सकते हो आप लोग, है ना। बुद्धि प्रबलता, बुद्धि। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं? विशिष्ट बालक। और किसका अध्ययन कर सकते हैं? विशिष्ट बालक, विशिष्ट बालक। ठीक, विशिष्ट बालक। जब तक विशिष्ट बालक की पहचान नहीं होगी, उसका अध्यापन कार्य हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो ये भी किस में आएगा? शिक्षा मनोविज्ञान के सब क्या है? क्षेत्र। एक बालक के बारे में क्या क्या जानना जरूरी है? जब अगर उसको क्या बढ़ाना है? आगे बढ़ाना है, तो वो हर एक चीजें वो क्या आ जाएगा? शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र आ जाएगा। बालक कैसे पढ़ता है, बालक का विकास कहां कहां से होगा, है ना। बालक देखिए, वातावरण से विकास होगा और वंशानुगत से होगा। उसको हम क्या करेंगे? मापन करेंगे। शरीर और मन में किस तरीके से विकास हो रहा है, उसके आगे बढ़ने के लिए हम कैसे पाठ्यक्रम तैयार कर सकते हैं, उसके लिए कौन सी शिक्षण विधि, कौन से टूल्स, उपकरण भी आएंगे ना, इसमें टूल्स वगैरह भी आ जाएंगे। और उसमें अगर कोई बालक बुद्धिशाली है, प्रगतिशील बालक है, तो उसके लिए कैसे विधियां होनी चाहिए। और कोई बालक क्या है? विशिष्ट बालक है, तो उसके लिए कौन सी विधि है। तो डायरेक्ट ये इसमें भी आ जाएगा, शिक्षण विधियां में सब आ जाता है। ठीक है, तो ये किसके क्षेत्र है? शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र है। ठीक, ये पढ़ने वाला कुछ नहीं। और पहले बता दूं, एक बालक को सामने में रख लो, आपको बालक के बारे में जितना बोल सकते हो उतना बोलो, वही इसका क्या है? उत्तर है। एग्जाम में आएगा तो बस यही सोचना है प्रश्न, है ना। मनोविज्ञान के, शिक्षा मनोविज्ञान के क्या क्षेत्र है। तो बालक के रखने के बाद जो जो ऑप्शन को लगाकर देखोगे, अगर सही है,
इन ऐसे प्रश्न का उत्तर हमेशा अधिकांश समय क्या होता है? उपरोक्त सभी होता है। ज्यादातर आप देखिएगा प्रायः आपको उत्तर क्या मिलेगा? उपरोक्त सभी। ऐसे प्रश्नों का निम्न में से कौन सा मनोविज्ञान का क्षेत्र है, या निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है, क्योंकि जनरली वो दे दिया जाता है। इसी को तोड़ के देगा कभी कभी, इसी को क्या देगा? तोड़ के। जैसे बोल देगा बालक के लिए निर्देशन का होना आवश्यक है, बालक के लिए अभिप्रेरणा का होना आवश्यक है, तो मैं थोड़ी ना लिखा हूं अभिप्रेरणा। तो ये तो आप जज कर सकते हैं ना, जज कर सकते कि नहीं कर सकते। ज्यादातर प्रश्नों के उत्तर यही मिलेंगे आपको, उपरोक्त सभी। चलिए, ये था हमारा क्या? शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र। अब मैं बात करूंगा क्या? शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी प्रकृति का है ये? है? कैसी प्रकृति का है? शिक्षा मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक प्रकृति का है। कैसे प्रकृति का है? वैज्ञानिक प्रकृति का है। जब भी वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण किया जाता है तो पहला सोपान क्या होता है? निरीक्षण। पहला सोपान क्या होता है? निरीक्षण। कौन कौन से सोपान होते हैं? सत्यापन होता है, हाँ, वस्तुनिष्ठ, और वो तो गुण बताया जी मैं, सोपान कहाँ बताया मैं? मनोविज्ञान के सोपान क्या क्या होते हैं वो तो आप लोग गुण बता रहे हो। मनोविज्ञान के सोपान, सोपान समझते हो? है? हायरार्की बोलते हैं इसको, हायरार्की। इंग्लिश में कहते हैं हायरार्की। जैसे कलेक्टर, कलेक्टर के नीचे कौन आते हैं? एसडीएम। समझ रहे हो? उसके नीचे कौन आएंगे? नायब तहसीलदार आएंगे। ऐसे मतलब एक मुख्यमंत्री या एक राज्यपाल, राज्यपाल के नीचे कौन आएंगे? मुख्यमंत्री आएंगे। उसके नीचे कौन आएंगे? सचिव आएंगे। उनके नीचे कौन आएंगे? संभाग के आयुक्त आएंगे। जैसे स्कूलों में क्या होता है, स्कूल लेवल की अगर बात करूंगा तो मैं पहले डीईओ आएंगे, फिर बीडीओ, फिर कौन आएंगे? बीडीओ, फिर कौन आते हैं? फिर जी संकुल प्रभारी, संकुल प्रभारी के नीचे कौन आएंगे? हेडमास्टर, हेडमास्टर के नीचे मास्टर जी, फिर लास्ट में लड़का आ जाता है। यही है ना? तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? मनोविज्ञान सोपान बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? सोपान। तो हर सोपान में हमेशा क्रमबद्ध होता है, याद रखेगा। या तो नीचे से ऊपर जाएगा या ऊपर से नीचे आएगा, ये सोपान होता है हमेशा। तो क्या क्या होता है सोपान में? आ? सबसे पहला होता है ऑब्जर्वेशन। सबसे पहला होता है क्या? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन हिंदी में मैं लिखूंगा, 2 मिनट रुकिएगा। उसके बाद होता है क्या? रिकॉर्ड। उसके बाद क्या होता है? रिकॉर्ड होता है। रिकॉर्ड, रिकॉर्ड के बाद किया जाता है इसका क्या? वेरिफिकेशन। नहीं, वेरिफिकेशन तो सबसे लास्ट में होगा। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बाद होता है क्या? जनरलाइज। हिंदी में बताऊंगा, 2 मिनट याद करना पड़ेगा, ठीक है? जनरलाइज। और जनरलाइज के बाद होता है क्या? वेरिफिकेशन। जनरलाइज के बाद क्या होता है? वेरिफिकेशन होता है। तो याद रखिएगा, मनोविज्ञान के अंतर्गत ये क्या होते हैं? 5 प्रकार के सोपान। मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या होते हैं? 5 प्रकार के सोपान। ऑब्जर्वेशन मतलब निरीक्षण। ऑब्जर्वेशन मतलब निरीक्षण, बहुत सिंपल तरीके से। हाँ वही है, अवलोकन बोलो या निरीक्षण बोलो। मैं आपको क्या कर रहा हूं? ऑब्जर्व कर रहा हूं। क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं? आप लोग आए हो कि नहीं आए हो, पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, यही मैं कर रहा हूं। आपको देख रहा हूं ना, ऑब्जर्व कर रहा हूं, पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। बस ऐसे एग्जांपल से याद रखिएगा, लंबे समय तक याद रहेगा। मैं आपको क्या कर रहा हूं? ऑब्जर्व, मतलब आपका निरीक्षण कर रहा हूं मैं। फिर मैंने क्या किया? आपको क्या किया? आपका सबका नाम लिखा। सबका क्या किया? नाम लिखा। नाम लिखा मतलब रिकॉर्ड। रिकॉर्ड को हिंदी में क्या बोलेंगे? अधोलेखन, अवलोक, अवलेखन, अवलेखन कहते हैं, ऐसा कुछ कहते हैं, अवलेखन। रिकॉर्ड किया, लिख लिया जी। रिकॉर्ड का मतलब लिखना, नीचे लिख लिया, अपनी डायरी में लिख लिया। अवलेखन, अवलेखन करने के बाद क्या किया हमने?
वर्गीकरण। तो मैं तो वर्गीकरण करूंगा ना, कैसे वर्गीकरण करूंगा? ये अच्छा पढ़ रहा है, ये अच्छा नहीं पढ़ रहा है, वर्गीकरण कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जनरलाइज करेंगे। जनरलाइज मतलब हाँ, हाँ बोलो ना। सामान्यीकरण, हाँ, जनरलाइज मतलब सामान्यीकरण, सामान्यीकरण ऐसा ही कुछ बोलेंगे, ठीक है। जनरलाइज मतलब जनरल। अब देखिए मैंने आपको देखा, आपका नाम क्या किया, रिकॉर्ड में डाला। किस में डाला? रिकॉर्ड में डाला। क्या किया मैंने? क्लासिफाई। एक अच्छा पढ़ रहा है, एक अच्छा नहीं पढ़ रहा है। पहले मैंने देखा, जनरलाइज किया, दोनों में कॉमन क्या है, उसको मैं पहले इनके अंदर डाल दी। मतलब जो आप लोग कर सकते हो। अभी आप वर्ग 2 वाले भी हो, वर्ग 3 वाले भी हो, सीटेट 1 वाले भी हो, पेपर 1 वाले भी हो, पेपर 2 वाले हो। पर जनरलाइज सब्जेक्ट क्या है? सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश। तो पहले वह मैंने जनरलाइज कर दिया। समझ में आया क्या? पहले उसको, उसके बाद सबको अलग करेंगे। कब? पेपर 1 में पेपर 1 में ईवीएस आएगा, पेपर 2 में एसएसटी वाला अलग, मैथ्स और साइंस वाले अलग। तो वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वो कैसे कर पाए हैं? क्लासिफिकेशन करने के बाद ही हम लोग जनरलाइज किया है, ऐसे नहीं कर पाते। पहले तो अलग अलग रखते ना, तब देखते अलग अलग रखने के बाद कौन कौन कॉमन है। कॉमन को हमने किया जनरलाइज, बाकी को रखा हमने अलग। अब उसके लिए स्पेशल करना पड़ेगा। उनके लिए क्या करना पड़ेगा? स्पेशल करना पड़ेगा। वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन मतलब क्या? वेरिफिकेशन को क्या बोलेंगे? सत्यापन। अब क्या होगा? इसका सत्यापन होता है, ठीक। तो मनोविज्ञान में किसका होना आवश्यक है? तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है? वैज्ञानिक पद्धति है। और मैंने मनोविज्ञान में कल बताया था, मनोविज्ञान का मतलब क्या? वैज्ञानिक पद्धति, कल बताया था। और उसके गुण के आधार पर बताया था, है ना। तो मनोविज्ञान है, इसका मतलब इसमें किसका अनुसरण होगा? मनो, है ना, वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण होगा। और वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा, वैज्ञानिक पद्धति का अध्ययन करने के लिए, अध्ययन के लिए निरीक्षण क्या है? आवश्यक है। निरीक्षण आवश्यक है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? अगर किसी बच्चे के बारे में पढ़ना है तो एक प्रयोग करता होगा और एक उसका क्या होगा? जिस पर प्रयोग किया जा रहा है, उसके बिना नहीं हो सकता। ये यही बताना चाह रहा है। अगर मैं मान के चल किसी चीज पर प्रयोग कर रहा हूं, इस पर मैं रख दिया, छोड़ दिया, मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूं, क्या मैं बता पाऊंगा इसको? मतलब एक बालक को, अगर मैं एक टीचर हूं, एक बालक को मुझे समझना है, तो मैं उसको बार बार उसका क्या करूंगा? निरीक्षण करूंगा। उसको बार बार क्या करूंगा? ऑब्जर्वेशन करूंगा। भले ऑब्जर्वेशन के तरीके क्या अलग अलग हो सकता है मैं टेस्ट लूं, हो सकता है मैं इंटरव्यू लूं, हो सकता है विधियां अलग अलग होंगी ना, अभी विधियां बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, है ना। शिक्षा मनोविज्ञान किस चीज का अनुसरण करेगा? है ना, किस चीज का? शैक्षणिक विधियों का। शैक्षणिक विधियों का क्या करेगा? इसमें अवलोकन होगा। किसका होगा? शैक्षणिक विधियों का अवलोकन होगा। मतलब एक बालक, एक शिक्षक और एक पाठ्य पुस्तक, ये तीन चीज का क्या होता है इसमें? अवलोकन। उसी का क्या होता है? अध्ययन होता है। तो याद रखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान में शैक्षणिक विधियां, शैक्षणिक विधियां मतलब तीन चीजें आएंगी: बालक, शिक्षक और उन दोनों को जोड़ने वाला कौन? पाठ्य पुस्तक। इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? अध्ययन होगा। इसका अवलोकन होगा कि एक बालक को कैसे रहना चाहिए, एक टीचर को उस बालक के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, और एक पुस्तक को उसको कैसे अध्यापन करवाना चाहिए। तो ये सब पर क्या होगा? शिक्षा मनोविज्ञान आएगा। और क्या आ सकता है? और क्या आ सकता है इसमें? शिक्षा। शिक्षा से जोड़ते जाओ सब चीज को, शिक्षा से जोड़ते जाइए। वैज्ञानिक प्रगति, है ना, पद्धति में और क्या होगा? निरीक्षण कर लिए, शैक्षणिक विधिया का अवलोकन हो गया, ठीक है। इसके अंतर्गत अंतर्गत मापन व मूल्यांकन आवश्यक है। मापन और मूल्यांकन। मापन और मूल्यांकन कैसे आवश्यक है, इसको समझिएगा। जैसे हमने किसी चीज को रिकॉर्ड किया, या मापन या मूल्यांकन के लिए शब्द लिख सकते हैं, कंपैरिजन। जैसे हमने क्या बोला? मनोविज्ञान को क्या बोला? पहले आत्मा था, आत्मा से क्या हुआ? वो मन, मन से क्या हुआ? वो
चेतना, चेतना से क्या हुआ वो व्यवहार। तो हम लोग मापन कर रहे हैं ना किसके आधार पर, पुराने पद्धति के आधार पर, नए पद्धति की ओर हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे। तो यही मापन कर रहे हैं, पहले हम इसे क्या समझते थे, आज इसे क्या समझ रहे हैं, और भविष्य में क्या हो सकता है, संभावनाएं, शैक्षणिक संभावनाएं क्या क्या हो सकती है। मतलब ये पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं है वर्तमान में, याद रखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान वर्तमान में। इसीलिए इसके 3 काल भी डिवाइड है, स्वर्णिम काल, बंजल काल, और क्या काल बोलते हैं को, एक क्वेश्चन में आया हुआ है, क्वेश्चन में बताता हूं। सबसे पहले स्वर्णिम काल 1889 करके आया था, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान के 3 काल है ना, याद रखिएगा। गर्भकाल, अभी कौन सा काल है, गर्भकाल बोला जाता है। अभी कब बोला जाता है इसको, गर्भकाल। तो याद रखिएगा, जैसे कि पहले आया था क्या, इसका स्वर्णिम काल, शिक्षा मनोविज्ञान का स्वर्णिम काल। स्वर्णिम काल के बाद बंजर काल, स्वर्णिम काल के बाद बंजर काल, और बंजर काल के बाद गर्भकाल, गर्भकाल। तो प्रश्न आया था किस समय के समय को गर्भकाल कहा गया शिक्षा मनोविज्ञान का, शिक्षा मनोविज्ञान का किस समय को गर्भकाल कहा गया। तो 1879 ये समय है, आप है ना, 1879 से स्वर्णिम काल कब कहलाएगा, 1879 से 11 साल जोड़िए, 1890, और 1890 से कब तक जी, 15 साल तक रहा, 1905, 15 साल तक लीजिएगा। गर्भकाल कब को माना गया, 2000। तो इसको नोट डाउन करिएगा, स्वर्णिम काल कब को कहा गया, किसका स्वर्णिम काल बता रहा हूं मैं, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान का स्वर्णिम काल 1889 से 1890, 11 वर्ष तक रहेगा। ये कितने वर्ष तक, 11 वर्ष। उसके बाद 15 वर्ष तक क्या चला इसका, बंजर काल। बंजर काल मतलब शांत है, शिक्षा मनोविज्ञान का खोज क्या है, अभी शांत है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, गर्भकाल, नया विचारधारा आना चालू हुआ, पनपा वो फिर से, है ना। तो गर्भकाल कब को माना जाता है, 2000। शिक्षा मनोविज्ञान का गर्भकाल कब माना जाता है, 2000 को कहा जाता है, ठीक। कर सकते हैं इतना। तो ये था हमारे क्या, शिक्षा मनोविज्ञान की है ना, प्रकृति। मतलब इसके अंतर्गत हमेशा ये रहेगा ना, आज जो है जरूरी नहीं है वैसा ही कल होगा, समय के हिसाब से उसमें क्या आएगा, परिवर्तन आएगा ही आएगा। किसमें, अध्ययन में भी आएगा, अध्यापन में भी आएगा। इसलिए आज भी ये क्या है, क्या है, गर्भकाल में आज भी ये क्या है, गर्भ, मतलब अभी तक ये क्या नहीं है, संतुष्ट नहीं है, ये अभी तक क्या नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है हर चीजों को। हर चीजों को अगर सेटिस्फाइड कर देता तो सब लोग अपने आप में क्या होते, बेस्ट होते। तो कहीं जगह के लोग अच्छे पढ़ पा रहे हैं, कहीं जगह के लोग अच्छे नहीं पढ़ पा रहे, तभी तो ऐसा ही हो रहा है ना। अदरवाइज सबकी शिक्षा क्या होती, अच्छा होता ना। अगर किसी के पास संसाधन है तो वो पढ़ नहीं पा रहा है, और मतलब एक पढ़ना चाह रहा है तो उसके पास क्या नहीं है, संसाधन है, उस वजह से नहीं पढ़ रहा है। किसी के पास संसाधन है फिर भी वो नहीं पढ़ रहा है, ये समस्या है ना। कुछ विशिष्ट परिस्थिति है तो उसके लिए स्पेशल प्रोविजन का प्रावधान किया गया है तो भी वो नहीं पढ़ रहा है, और कुछ विशिष्ट प्रोविजन है उनके लिए प्रावधान नहीं हो रहा है तो भी नहीं पढ़ पा रहा है। अब इसी को उल्टा भी करो, उनमें से कोई लोग ही क्या निकल जाते हैं, आसमान छू लेते हैं, तब तो ये सब क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। सब सिस्टम जितना भी ये शिक्षा मनोविज्ञान का जो अध्ययन है वो सब क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। क्योंकि उसको हम लोग किसमें काउंट करते हैं, हमेशा अपवाद, इसमें आता है वो, हमेशा अपवाद में आता है। वो रूलों को तोड़कर क्या किया गया, अपवाद। मतलब ऐसा नहीं रूलों को तोड़कर अपवाद, रूल को फॉलो करते करते वो रूल से इतना आगे निकल गया तब वो बन जाता है क्या, हमेशा अपवाद। याद रखिएगा इसे, ठीक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की है ना प्रवृत्ति कैसी होगी, हमेशा वैज्ञानिक है ना, वैज्ञानिक प्रकृति का होगा। वैज्ञानिक पद्धति में हमेशा क्या होता है, निरीक्षण होता है। इसमें किसका अवलोकन होता है,
शैक्षणिक विधियों का अवलोकन होता है और भविष्य में इसकी और क्या होती है, संभावनाएं होती है। भविष्य में इसका मापन भी होगा, मूल्यांकन भी होगा और आगे बढ़ने की अपार संभावनाएं भी होंगी। क्यों? क्योंकि ये 2000 में कौन से काल में चल रहा है, गर्भकाल में चल रहा है। क्लियर है क्या इतना? चलिए, तो ये था हमारा क्या, शिक्षा मनोविज्ञान। अब शिक्षा मनोविज्ञान की क्या जी, विधियां, क्या क्या विधियां हैं? शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन की विधियां, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन की विधियां। बहुत विधियां तो बहुत सारी है, एक एक करके बताते हैं। चलिए, एक आता है आपका क्या, निरीक्षण विधियां। एक आता है क्या, निरीक्षण विधियां। निरीक्षण विधियां, इसके अंतर्गत दो आती है। कौन कौन से? अंतदर्शी और अंतदर्शी और जी बाह्यदर्शी। अंतदर्शी और बाह्यदर्शी। अंतदर्शी और बाह्यदर्शी। अंतदर्शी का संबंध किससे है? कौन से संप्रदाय थे? संरचनावाद। संरचनावाद विचारधारा से। और संरचनावाद विचारधारा मतलब कौन है इसके प्रवर्तक? विचारधारा, संरचनावाद विचारधारा अभी बताया ना, कौन है? वुंट है। वुंट व टीचनर। वुंट और टीचनर है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इन्होंने क्या बताया है ना, संवेदना। इन्होंने किसके बारे में बताया? संवेदना के बारे में। संवेदना या फिर अंतर्दर्शी का मतलब होता है अंदर, आत्मा का अध्ययन करना। इसका अर्थ ही होता है अंतर्दर्शी का मतलब अंदर देखना। अंतर्दर्शी का मतलब अंदर देखना। ये विधि कई हजारों साल प्रारंभिक दौर में चलने वाला यही था। आत्मा लिखा था ना, तो सबसे पहला जो शिक्षा मनोविज्ञान का विधि वही था क्या, अंतदर्शी या अंतर्दर्शी भी कहते हैं इसे, अंतदर्शी या अंतर्दर्शी। जो सबसे प्रारंभिक चरण में यही चलता था, जो अंदर या अंदर की चीजों को बताना या आत्मा का अध्ययन करना, ये होता था क्या, अंतर्दर्शी। वर्तमान में ये क्या है, नहीं यूज होता। वर्तमान में ये क्या है, नगण्य है। वर्तमान में इस मनोविज्ञान का है ना प्रयोग नहीं किया जाता है, विधि का प्रयोग नहीं। भाई मैं अगर मुझे आपको समझना है तो मैं आपको आत्मा परमात्मा के बारे में पढ़ने बैठूंगा क्या? आपसे टेस्ट लूंगा ना, आपसे एमसीक्यू कराऊंगा। आप मुझे बताइए कहां पे ऐसा देखे हो कि इस विधि का प्रयोग करते हैं? आप कहीं पे भी जाओ, क्योंकि वो आध्यात्मिक विचारधारा आज के डेट में आपको बहुत कम, हिमालय वगैरह भी बस में मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा जी? वही तो मिल सकता है। इसीलिए क्या है, ये नगण्य है। इसीलिए क्या है, ये नगण्य है इस विधि का, है ना। तो याद रखेगा ये कैसी विधि हो गया, अगर किसी व्यक्ति विशिष्ट को जानना है, व्यक्ति विशिष्ट को, वो कैसा है, वो कैसा भी शो ऑफ करे, कैसा भी दिखाए, फिर भी आप जान जाओगे, उसके लिए ये विधि सबसे बेस्ट है। क्योंकि आत्मा, आत्मा मतलब उसको अंदर से जान लिया आपने, तो बाहर से वो कैसा भी शकल दिखा, रोने का भी शकल दिखा ना, एक बालक बच्चा रोने का भी शकल दिखाएगा ना, तो आप जान जाएंगे हाँ रो तो नहीं रहा है भैया, ये दिखावा कर रहा है, मेरे को छोड़ देंगे आज ऐसा करके, है ना। तो याद रखिएगा अंतर्दर्शी जो विधि होती है ये आत्मावलोकन विधि होती है। जहां ये शब्द आया मतलब ये किसके बारे में बात कर रहा है, अंतर्दर्शी विधि, है ना, या अंतदर्शी विधि। आत्मावलोकन, अंतः अवलोकन, आत्मावलोकन भी कहा जाता है इसे, आत्मावलोकन अलग अलग शब्द है ना। अंतः अवलोकन, अंतः अवलोकन, अवलोकन अंदर से पढ़ना है ना। आत्मावलोकन, ठीक, अंतःअवलोकन बोल सकते हो, या फिर आत्मा साक्षात्कार भी बोल सकते हो। आत्मा साक्षात्कार, आत्मा साक्षात्कार, या फिर बोल सकते हो आत्मसात। सब में क्या शब्द आ रहा है ज्यादातर, आत्म शब्द आ रहा है। आत्मा या अंदर, अंदर की चीजें आ रही है। या अगर किसी व्यक्ति विशिष्ट को जानना है, व्यक्ति शिष्ट को जानना है, विशिष्ट भी बोल सकते हो, शिष्ट मतलब व्यक्ति को पूरी तरह जानना है, तो उसके लिए कौन सा विधि है, अंतर्दर्शी या अंतदर्शी विधि है। इस विधि का प्रयोग होता था किसमें, शिक्षा मनोविज्ञान में। बाह्यदर्शी, बाह्यदर्शी कैसा है, व्यवहारवाद। बाह्यदर्शी कैसा है, व्यवहारवाद है ये, व्यवहारवाद। और व्यवहारवाद के प्रवर्तक कौन है,
कौन है इसके प्रवर्तक? वाटसन, पावलव। वाटसन है मुख्यतः, किसका नाम लेंगे आप? वाटसन। फिर आप ले सकते हैं और पावलव का भी, पावलव, वाटसन, पावलव। व्यवहारवाद, अब व्यवहारवाद में क्या आएगा? अच्छा मैं दोनों को रखूं, ठीक है, निरीक्षण विधि में दोनों को रखूं, अंतर्दर्शी और बाह्यदर्शी, बेटर किसको मानेंगे वर्तमान समय में? वर्तमान समय में कौन है? बाह्यदर्शी। इसमें वस्तुनिष्ठ का बोध होता है, सत्यता का बोध होता है, सबसे ज्यादा सच्चाई का ज्ञान किससे होगा? बाह्यदर्शी से। व्यवहारवाद का मतलब क्या? प्रत्यक्षवादी। प्रत्यक्षवादी का मतलब क्या? कार्य क्या कर रहा है, उसके कार्य करने से हमें उसके किसके बारे में पता चल रहा है? व्यवहार के बारे में, उसके आचरण के बारे में। तो व्यवहारवाद का मतलब क्या होगा जी? इससे हमें बालक के किसके बारे में पता चलता है? बालक के व्यवहार, आचरण, आचरण, कार्य संगति या कार्य विधि, कार्य विधि का क्या होता है? इससे बोध होता है। अगर है ना, केवल बालक का नहीं, एक व्यक्ति का जन्म से लेकर कहां तक? बूढ़ावस्था, जन्म से बुढ़ापे तक एक व्यक्ति के हमें उसके व्यवहार, आचरण, है ना, ये सब का क्या होता है? बोध होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो वही कहलाता है क्या? व्यवहारवाद, है ना। और व्यवहारवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? वाटसन माने जाते हैं, और पावलव। तो याद रखेगा, बाह्यदर्शी मतलब किसी व्यक्ति के अंदर से किए हुए कार्य का बाह्य स्वरूप देखना। क्लियर है क्या? क्लियर है। तो ये दो प्रकार की विधि है। बेस्ट किसको मानेंगे हम? बाह्यदर्शी, बाह्यदर्शी। ये है क्या? बेस्ट किससे? अंतर्दर्शी या अंतदर्शी से। इसी का एक और नाम है प्रेक्षण विधि बोलते हैं। इसी को क्या बोला जाता है? प्रेक्षण विधि कहा जाता है। एग्जाम में अगर पूछेगा, है ना, शिक्षा मनोविज्ञान में प्रेक्षण विधि से क्या अभिप्राय है, तो प्रेक्षण विधि का मतलब है किसी व्यक्ति के आचरण, व्यवहार या उनके क्रियाओं को जानना। यही उसका क्या है? प्रेक्षण विधि कहलाता है। ठीक। तो कभी कभी शब्दों के साथ खेला जाता है ना। तो प्रेक्षण विधि का मतलब क्या हो गया? एक अंतर विधि, एक प्रेक्षण विधि। ये क्या हो जाएगा? अंतर विधि, अंदर की चीजों को जानना। प्रेक्षण विधि मतलब बाहर की चीजों को जानना। ठीक है। तो प्रेक्षण विधि को ही हम क्या कहते हैं? बाह्यदर्शी कहते हैं। क्या कहेंगे? बाह्यदर्शी। चलिए, नेक्स्ट है आपका क्या? साक्षात्कार विधि। वस्तुनिष्ठ में पहला, अब वस्तुनिष्ठ विधि आएगा। अगला क्या जाएगा? वस्तुनिष्ठ विधि। तो अलग अलग विधि है। ये तो आप हिंदी में भी पढ़े होंगे, हिंदी में पढ़े होंगे भाई। ये तो मनोविज्ञान के बारे में बता रहे, तो सब सब्जेक्ट में कॉमन है। चलो, वस्तुनिष्ठ विधि में क्या होगा? दूसरा है क्या आपका? वस्तुनिष्ठ विधि। वस्तुनिष्ठ विधि। टाइम होने वाला रहेगा, होने वाला है क्या टाइम? बस, पहला क्या है? एक होता है क्या? साक्षात्कार। दूसरा होता है क्या? प्रश्नावली। दूसरा होता है क्या? प्रश्नावली। एग्जाम में आया था, है ना, प्रश्नावली। शिक्षा मनोविज्ञान के प्रश्नावली विधि का जनक कौन है? प्रश्नावली का नहीं है भाई, सुकरात। आदि, आदि जनक है वो, है ना। सुकरात कौन है? आदि जनक है। पर ये भी नहीं है अभी, वुडवर्थ है। वर्तमान में कौन है? वुडवर्थ है। तो याद रखेगा। एक और आता है क्या? इसको क्या बोलते हैं? मार्किंग करते हैं उसको, स्केल पद्धति। क्या बोलते हैं? और रेटिंग पद्धति बोलते हैं ना, रेटिंग। और कौन सी पद्धति है? वस्तुनिष्ठ में क्या आता है? साक्षात्कार आता है, प्रश्नावली आता है, और क्या आता है? रेटिंग। है? और क्या है जी? चलिए एक और लिखिएगा, एक और है परीक्षण विधि। अगला क्या है? परीक्षण विधि। मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन है? प्रश्नावली विधि।
मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन है? प्रश्नावली विधि। साक्षात्कार विधि क्या होता है? इंटरव्यू, मतलब आमने सामने प्रश्न, बस यही याद रखना है, जो आप पढ़े वही है। इसमें क्या आएगा जी? आमने सामने रहकर क्या किया जाता है? अध्ययन। रहकर क्या किया जाता है? उसका बोध ज्ञात किया जाता है या उसका अध्ययन किया जाता है। अब प्रश्न पूछने के दो तरीके होंगे, या तो क्रमबद्ध होगा या तो अक्रमबद्ध। क्रमबद्ध मतलब आपका नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, कहां से आए हैं, है ना, क्या करते हैं, है ना, पहली क्लास कहां से पढ़ा, छठवीं कहां पढ़े, ये क्रमबद्ध तरीके से जा रहे हैं। ठीक। दूसरा दूसरा तरीका, अब क्रमबद्ध नीचे से भी हो सकता है और ऊपर से भी हो सकता है। अक्रमबद्ध मतलब आज क्या खाना खाए हो, आपका क्या नाम है, ठीक है ना, कल कौन से गाड़ी से आए थे, मतलब किसी भी टॉपिक को रेंडम कहीं भी पूछना। समझ में आ रहा है ना? ये दो तरीके से होता है, तो याद रखेगा इसके तरीका विधि कितने हैं? दो विधि है। तो विधि मत लिखेगा, तरीका लिखेगा या प्रकार। एक होता है क्या? क्रमबद्ध, और एक होता है क्या? अक्रमबद्ध। दोनों समझ में आ गया क्या? तो साक्षात्कार में दो तरीके की विधियों का प्रचलन होता है, एक क्रमबद्ध तरीके से और एक। अब इसको मैं आपको देता हूं, जैसे मैंने आपको अभी याद कराया साक्षात्कार प्रश्नावली रेटिंग परीक्षण, तो ये क्या होगा? लाइन से याद करो बोला तो क्रमबद्ध। मैं बोला पहले मैं प्रश्नावली पढ़ाऊंगा, फिर परीक्षण बताऊंगा, फिर साक्षात्कार, फिर रेटिंग, ये क्या हो गया? अक्रमबद्ध। समझ में आया क्या? अब आपको इसको ऐसे समझ सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट। प्रश्नावली, कौन है प्रवर्तक? प्रवर्तक अगर आदि काल का बोलेगा, आदि मतलब सबसे पहले, तब सुकरात को बताइएगा। और अभी में कौन है? वुडवर्थ। वर्तमान में किसको माने जाते हैं इसके जनक? वुडवर्थ। वुडवर्थ। ठीक। प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। प्रश्न के प्रकार कितने होंगे? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रश्न? हाँ, सही तो बोल रहे हैं जी। है? एक होता है क्या? खुली, मुक्त, मतलब जितना लिखना है लिखो। एक होगा उसका उल्टा क्या? बंद। एक होता है क्या इसका? बंद। दूसरा क्या हो जाएगा? खुली का मतलब क्या? प्रश्न दे दिया, मन आ रहा है जितना लिखो, निबंधात्मक प्रश्न। दूसरा क्या हो जाएगा? बंद, मतलब लघु उत्तरीय। ठीक है। एक हो गया क्या? चित्र दे दिया, इसको समझाइए, चित्र विधि। और एक हो जाएगा क्या? चित्र प्लस थ्योरी, सचित्र वर्णन बोलते हैं ना, सचित्र वर्णन। तो यही प्रश्न के क्या होते हैं? 4 प्रकार। तो क्या क्या बोला मैंने? एक होता है बंद प्रश्न। बंद प्रश्न मतलब इसको बोल सकते हो क्या? लघु उत्तरीय। क्या बोल सकते हो? लघु उत्तरीय। एक होगा क्या? खुली या मुक्त प्रश्न। खुली या मुक्त प्रश्न। जैसे वो लड़की आज पूछ रही थी, क्या था? मुक्त। निम्न में से कौन सा मुक्त प्रश्न है? मैथ्स का प्रश्न था तो, पर उसमें यही लिखाया था ना, निम्न में से कौन सा मुक्त प्रश्न है। मुक्त प्रश्न मतलब कोई सीमा ही नहीं है उसकी, अनलिमिटेड। ठीक। तो याद रखेगा, बंद प्रश्न मतलब एक लाइन में उसका क्या गया, एक लाइन 2 लाइन में उसका आंसर खत्म, उसके आगे नहीं जा सकता। खुली या मुक्त, या फिर क्या बोलेंगे? लघु नहीं, निबंध लिखो। ठीक, निबंध आ जाएगा इसमें। निबंध जितना लिखना है लिखो। ठीक है, 8-10 पेज मिल गया है, समय है, पेज आपके पास अनलिमिटेड है। ठीक, समय में आप रुक सकते हैं। अगला क्या बोला मैंने? चित्राक्षर। अगला क्या माने? चित्रित। चित्रित लेखन, चित्रित प्रश्न शैली। जैसे कि मैंने ये प्रश्न बनाया, जैसे ये भारत का क्या बना दिया मैंने? मैं बना दिया। ठीक। और मैंने यहां पे लिख दिया क्या?
एक राज्य बना दिया इस प्रकार से, बताइए ये कौन सा राज्य है। तो इसका नाम लिखेंगे आप, चित्र देखकर इसका क्या बताना, नाम बताना। मतलब किसी व्यक्ति को चित्र देखकर ज्ञान अर्जित हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ है, ये छोटा है इसलिए थोड़ा गोल मटोल हो गया, ठीक है। अगला क्या आ जाएगा, सचित्र। अगला क्या जाएगा, सचित्र प्रश्न। अगला क्या जाएगा, सचित्र प्रश्न। मतलब आपको जैसे क्या बोलूंगा, हृदय को सचित्र वर्णन कीजिए, ये है आपका क्या, सचित्र प्रश्न। तो प्रश्नावली में कितने प्रकार के प्रश्न आते हैं, 4 प्रकार के क्या आते हैं, प्रश्न आते हैं। अब रेटिंग विधि, रेटिंग विधि क्या होता है, जैसा जैसा क्या आएगा, उत्तर आएगा, वैसा वैसा क्या दिया जाता है, रेटिंग होता है। या तो ये किस में होगा, अक्षर में होगा, ABCD जी, या फिर किस में होगा, ये अंक में होगा, या फिर किस में होगा, अंक में होगा। परीक्षण विधि क्या होता है, परीक्षण विधि लैब, या लैब है ये, परीक्षण विधि सबसे इंपॉर्टेंट विधि यही है आज के डेट का, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट विधि और वर्तमान विधि या आधुनिक विधि अगर पूछा जाएगा किसके अंतर्गत, वस्तुनिष्ठ के अंतर्गत, तो वो कौन है, ये नवीन विधि बोल सकते हैं, इसी को नवीन विधि बोल सकते हैं, या इसी को क्या बोल सकते हैं, अनुसंधान विधि कह सकते हैं, अनुसंधान विधि कह सकते हैं, या इसी को क्या कह सकते हैं, आधुनिक विधि कह सकते हैं, आधुनिक विधि। और है ना, मतलब आज का जो विधि है वो कौन सा है, परीक्षण विधि है। ठीक, क्या होगा परीक्षण विधि में, क्या करेंगे, आदमी लोग का कैसे प्रयोग करोगे, बताइए। सैंपल लिया जाता है, इसमें क्या होता है, एक सैंपल, मतलब जैसे मान के चलिए हमें समझना है कि छत्तीसगढ़ के बालक के गुण कैसे है, महाराष्ट्र के बालक के गुण कैसे, तो क्या सभी को उठाएंगे, नहीं, एक एक दो दो सब जगह से बुलाया जाएगा। तो यही तो होता है जी, जनरली साइंटिस्ट लोग अभी क्या कराते हैं, ओलंपियाड होता है ना, ओलंपियाड का मतलब क्या है, क्या ओलंपियाड केवल एक ही राज्य में होता है, नहीं, पूरे भारत में हो रहा है। वो उनको साइंस की दिशा में क्या कहा, अनुसंधान कार्य में लगाना चाहते, तो वहां से एक एक टैलेंटेड बच्चे को क्या करते हैं, वो उठाते हैं ओलंपियाड के माध्यम से, या फिर अलग अलग जैसे JRF वगैरह होता है एग्जाम वगैरह, उसके माध्यम से किसी भी चीज का आपका ज्ञान कितना है। तो ये परीक्षण विधि वही होता है। मतलब आपका क्या लिया जाएगा, जैसे आपका इंटरेस्ट टेस्ट लिए, अभी टेट दोगे ना, तो वो कैसी विधि है आपका, परीक्षण विधि में आएगा। इंटरेस्ट टेस्ट किस में आएगा आपका, परीक्षण विधि में आएगा। इस प्रकार की जो चीजें होती है वो सब, मतलब एकदम चयनित लोगों को ये अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग वर्ग से क्या करना, सेलेक्ट करना, ये सब आता है किसमें, परीक्षण विधि में आता है, ठीक है। और ये आज की विधि है, ठीक, ये कहाँ की विधि है, आज की विधि है ना। अब हो सकता है मुझे बहुत सारे लोग मिल गए, तब मैं क्या करूंगा, फिर से देखो, पहले शिक्षक भर्ती कैसे होता था, नहीं, मात्र 12वीं का या कॉलेज का मेरिट, फिर धीरे से क्या हुआ, फिर धीरे से क्या आया, टेट आया, फिर शिक्षक भर्ती का अलग एग्जाम होने लग गया। तो समय, वातावरण और परिस्थिति के अनुसार से ये क्या होता रहता है, हमेशा परीक्षण विधि हमेशा बदलता है, इसीलिए इसे आज का विधि नवीन विधि कहते हैं, याद रखिएगा। अलग आज की मतलब इसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका पड़ेगा, परिस्थिति वातावरण, ये हमेशा क्या होगा, परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील, या फिर बोल सकते हैं क्या, वातावरण व परिस्थिति आधारित होता है, वातावरण व क्या होता है, ये परिस्थिति आधारित होता है। इसीलिए सर्वोत्तम विधि किसको मानते हैं, इसी को, परीक्षण को। इन चारों में सबसे बेस्ट विधि कौन है, परीक्षण विधि है, या नवीन विधि है, या आधुनिक विधि है, या अनुसंधान विधि है। ठीक, कर लेंगे इतना। चलिए 4-5 प्रश्न करवा दें, मैं तो आज बहुत सारा करवाने का सोचा था। किसमें से भुआ जी,
सेव रहेगा तो कल भी करवा सकते हैं ना। चलिए, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का, और फिर चेतना का, और अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को समझा था। ये तो बता दिया था क्या, किनका था ये, वुडवर्थ का था। किसका था ये, वुडवर्थ का था। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी है, किसने है, वर्थिमर। किसने रखा है, वर्थिमर ने रखा है। ठीक, इसी को और क्या बोलते हैं, गेस्टाल्ट को 1912, याद रखिएगा कौन से सन की बात है ये, 1912 में इसकी खोज हुई है। कभी कभी सन भी पूछ देता है गेस्टाल्ट का, भाई याद रखिएगा, क्योंकि संपूर्ण है ये ना। गेस्टाल्ट का मतलब क्या, समग्र। गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है, समग्र, संपूर्ण। ठीक, चलिए नेक्स्ट, संरचनावाद के प्रवर्तक कौन थे। ये वुंट नहीं है, क्या है ये, वुंट। वुंट जेम्स थार्नडाइक पाउलाय, कौन है, वुंट है। कौन है, वुंट। जेम्स किस में आ जाएंगे, प्रकार्यवाद। बहुत बढ़िया, जेम्स किस में आ जाएंगे, प्रकार्यवाद में आ जाएंगे। थार्नडाइक है, थार्नडाइक किस में आ जाएंगे, अरे कौन से संप्रदाय में लोगे इसे थार्नडाइक को, है व्यवहारवादी तो है जी, ये भी प्रकार्यवाद है। बस दोनों में अंतर क्या है, ये शिकागो का फॉलो करता है, एक कोलंबो का। ये शिकागो वाला है, ये क्या है, कोलंबो। कोलंबो शाखा है ना, ये शिक्षा मनोविज्ञान की शाखा है। जेम्स है ना, टीवी, ये लोग कहां के हैं, शिकागो वाले हैं, है ना। थॉर्नडाइक ये लोग कहां के हैं, कहां के हैं, कोलंबो के। ठीक, पावलाव व्यवहारवाद। पावलाव कौन है, व्यवहारवाद है। पावलाव कौन है, व्यवहारवाद। थोड़ा इस तरीके से पढ़ेंगे, आपका सब क्वेश्चन अपने आप क्या हो जाएगा, तैयार। मतलब जो आपने पढ़ा है उसको वापस क्या कीजिए, रिवीजन करते चलना है, एकदम आसान हो जाएगा। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित किया है, डब्ल्यू। इसी को तो कल करवाए हूं क्या, रुको फिर से दूसरा करेंगे, फिर इसको करेंगे। मनोविज्ञान की प्रवृत्ति की मुख्य विशेषता है, मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति की मुख्य विशेषता है, पहला है बाल मनोविज्ञान पर बल देना। इसको डाल देता हूं ताकि आपका प्रैक्टिस भी हो जाए। पीडीएफ नहीं डाला है कल वाला, हाँ तो टाइम लगता है। चलिए, मनोवैज्ञानिक, ये तो यही है क्या, नहीं, चलिए। मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति की मुख्य विशेषता है बाल मनोविज्ञान पर बल देना। कौन कराएंगे क्वेश्चन, 5-10 क्वेश्चन होगा, चला जी, नहीं पता, क्वेश्चन बस पढ़वाना है, आंसर मैं बताऊंगा ना। क्या होना चाहिए आंसर है, हाँ ऐसा वाला तो सब इसमें से यही उत्तर आता है। ठीक है, ये सबसे अच्छी बात है सी टेट सी जी टेट में, जहां ऑप्शन क्या लिखा, उपरोक्त सभी इनमें से सभी, मतलब 99% आंसर वही होता है। 99, एक आधी परसेंट होगा कि नहीं होता है। ठीक है, चलिए अभी पढ़े उनमें से क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व है, बताइए। शिक्षार्थी अध्यापक सीखने की प्रक्रिया, यही तो सब है बोला जी। ठीक, अच्छा, शिक्षा मनोविज्ञान में एक शिक्षक की उपयोगिता, ये टॉपिक कल मैं लिखा दूंगा, उसी से रिलेटेड है ये प्रश्न। ठीक है, एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान किस प्रकार सहायक है, ठीक है, या उसको क्यों आवश्यक है। अगर आप एक टीचर हो, क्या आपको इसकी जरूरत है शिक्षा मनोविज्ञान की, तो क्यों, यही जानना है। एक बालक को आपको समझना होगा, बालक को क्या करना होगा,
अभी प्रेरित करना होगा। बालक को नहीं समझ में आ रहा तो अलग अलग तरीकों का पालन करना होगा, शिक्षण विधियों के अलग अलग तरीकों का अनुसरण करना। अगर बालक क्या है, कमजोर बालक है, विशिष्ट बालक है, तो उसको क्या करना है, समय समय पर मोटिवेट करना, अभ्यास को क्या करना, बढ़ाना। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। तो वही चीजें लिखा है, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को एक शिक्षक क्या बना सकता है, अधिक प्रभावशाली बना सकता है। यही चीजें लिखा हुआ है, ठीक है। कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है, कौन सी है, अंत दर्शन, बहिदर्शन, अवलोकन, प्रयोगीकरण। व्यक्तिनिष्ठ, व्यक्ति को अंदर से कौन जानेगा, व्यक्तिनिष्ठ मतलब पूरा व्यक्ति को ऊपर से नीचे अंदर तक जानना, कौन है, अंत दर्शन है ना भाई। कौन है इसके प्रतिपादक, कौन आएंगे, अंत दर्शन के तीन तत्व होते हैं। अंत दर्शन के कितने तत्व होते हैं, तीन तत्व होते हैं, याद रखेगा। एक होता है संवेदना, एक होता है क्या, संवेदना। दूसरा होता है क्या, इमेज, इमेज करना मतलब प्रतिमा। और तीसरा होता है क्या, भाव, तीसरा होता है क्या, भाव। ठीक, जैसे मान के चले मैं यहां पट के गिर गया तो आपको थोड़ा सा दुख लगेगा, आप भी सोचेंगे हाँ एक दिन मैं भी गिरा था। आपने क्या किया, इमेजिन किया, क्या कर लिया आपने, इमेजिन किया। फिर आपको चोट लगा था ना, उसको सोचकर आप क्या होंगे, दुखी होंगे। हाँ मैं भी गिरा था तो मेरे को चोट लगा था, ऐसे करे, नहीं मेरे को ज्यादा चोट लगा था या मेरे को कम चोट लगा था। तो इस प्रकार के आपके अंदर क्या आएंगे, भाव आएंगे। क्या आएंगे, भाव। तो ये पूरा चेतना पर आधारित है। ये किस पर आधारित होता है, चेतना पर आधारित होता है। ठीक, चलिए बाकी मैं बाद में बताऊंगा, कल बताऊंगा। ठीक, परसों से आप लोग का हिंदी का क्लास भी चालू हो जाएगा ना। ठीक।